नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। दिल्ली चुनाव के अंदर रोज़ नई-नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। खबर मिली है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों को दिल्ली चुनाव में उतारने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और जितने भी दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद दिल्ली का माहौल क्या होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ वो मिलकर प्रचार करेंगे? क्या दिल्ली के चुनाव के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी? इस विषय में हम बात करने के लिए अपने साथ लाए हैं आज एक खास मेहमान को सुरेश जी और उनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली का माहौल इन स्टार प्रचारकों के बाद कैसा होने जा रहा है? गर्मी तो आएगी, अभी की तो ठंड का मौसम खत्म हो गया है, बिलाल जी आपको पता है। लेकिन शायद दिल्ली में अभी भी ठंड है। लेकिन हम यही देखना है कि जो प्रचार स्टार कैंपेनर्स जो कहा करते थे और जो कहते हैं उनको, आई थिंक 20 से 32 लोग होते हैं यूजुअली इलेक्शन कमीशन के जो लिस्ट दिया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री तो होते हैं, कभी अमित शाह जी होते हैं, जेपी नड्डा जी रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि तेलंगाना के कैंपेन में जब तेलंगाना के असेंबली और लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी का डिमांड सबसे ज्यादा था। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नंबर वन है, लेकिन प्रधानमंत्री को हर जगह जाने नहीं होता है, क्योंकि उनको एसपीजी का क्लियरेंस होना है, उनको बहुत सारी चीजों का उनका जो स्केड्यूल होता है वो उनके जो रेगुलर ड्यूटीज होते हैं उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो भाषण होता है, और यहाँ के जो तेलंगाना के लोग तो हिंदी समझते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं जब देख रहा था कि जो राजा सिंह को भी साथ में बुलाया गया था योगी आदित्यनाथ जी के साथ, तो आप सोचिए, वो है इनका एक डिमांड है। और दोनों, अगर आप देखा जाए, प्रधानमंत्री के साथ कैंपेन करेंगे ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो बात करते हैं, थोड़ा कलरफुल बात करते हैं। बटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे की बात आएगी। अब मोदी जी तो एक है तो सेफ है बात करेंगे। तो दोनों में अलग अलग फर्क है बात करने का। और मोदी जी एक ऑडियंस को अपील करते हैं और योगी जी और एक ऑडियंस को अपील करते हैं, आपको पता ही है वो। और बीजेपी इसलिए जरूर उनको उतारेंगे, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारेंगे जहां हम देखें कि गैर सौ बार बीजेपी कम वोटों से हारी थी, वहां एक कंसोलिडेशन हो सकता है कि नहीं, ये भी देखने की बात है। क्योंकि संभल के बाद जो आजकल के कहानियां बाहर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाकी जगह पे जो भी हिंदू मुस्लिम जहां भी हुआ था, उस सारे चीजों को अभी बीजेपी के सोशल मीडिया सेल बाहर निकाल रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज्यादातर डायरेक्टली नहीं, लेकिन बीजेपी के जो छोटे छोटे उनके जो एसोसिएट्स है, वो पुराने रिकॉर्ड जैसे नेहरू जी के संबल के चिट्ठी, और ये बात भी कि मुलायम सिंह यादव ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे केसेस संभल में जो हुआ था उसको विड्रॉ कराया दिया। अब सोचिए, अब ये बात सारी क्यों सामने आ रही है अभी। और बहुत बहुत, क्योंकि संभल अगर आप जाके तमिलनाडु में बात करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, या केरल में। लेकिन सुरेश जी, आप संभल की बात कर रहे हैं, आईटी सेल द्वारा पुरानी घटनाओं को निकाले जाने की बात कर रहे हैं, योगी की रेलेवेंसी बता रहे हैं, बटोगे-कटोगे के नारे के साथ उन्हें जोड़ रहे हैं। आपने अक्सर ये वाली बात कही कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव को ध्रुवीकरण के के पैटर्न पे ले जा सकती है। क्या ये वही स्ट्रैटेजी है जिसकी आप कई बार बात कर चुके हैं? योगी को हाँ, बुलाने का क्या अर्थ यही है? हाँ, मैंने शायद आपके साथ 1 या 2 हफ्ते पहले जब पहली बार हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि बीजेपी वही करेंगे, क्योंकि सी एक तरफ तो आप उस टाइम पे मैं जेवीसी श्रीराम जी के जो सर्वे था, वो मेरे दोस्त है हैदराबाद से, वो टाइम्स नाउ पे सर्वे कर रहे थे और वो बता रहे थे, हमारे ग्रुप भी है जहाँ वो ज़्यादातर इससे ज़्यादा बताते हैं हमें क्या हो रहा है। वो मैं बाहर ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन वो यही बता रहे थे कि जो कांटे की टक्कर था 1-2 हफ्ते पहले, अगर बीजेपी उसका जो फ्रीबी का लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो बीजेपी 4 या 6% वोट आगे बढ़ जाएगा आम आदमी पार्टी से। वो तो हो गया अभी। बीजेपी अपना फ्रीबी भी लेके आ गया कि हम महिलाओं को ये देंगे, वो बस का वो देंगे, सब कुछ आ गया अभी। अभी क्या बचा? ये जो 6% वोट है, ये इसको लेके और एक 12% या 14% तक लेके जाएंगे बीजेपी, तो बीजेपी जीत जाएगी बहुत सारी जगह पे। तो यही देखना है कि जो गए सो साल जो 2020 का जो चुनाव हुआ था, असेंबली के चुनाव में ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी थे, 14 या 16 कॉन्स्टिट्यूंसी थे जहां बीजेपी बहुत कम वोटों से हार गई थी, तो वो वोट पे बीजेपी कॉन्सेंट्रेट करेगा। मैं ये भी बता दूं बिलाल जी, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी नहीं है,
हैदराबाद से पूरे बीजेवाईएम के गैंग गया हुआ है यहाँ से, पूरा क्राउड, पूरा उनके जो सीनियर फंक्शनरीज है सबको बुलाया गया दिल्ली, सबको बुलाया गया। यहाँ के जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया, दिल्ली आ जाओ। मुझे भी आमंत्रित मिला था कि आप भी आ जाइए, सोशल मीडिया एक चेक कर लीजिए कैसा चल रहा है कैंपेन, वहाँ आपको भी हम ले जाएँगे साथ में। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो यहाँ काम पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से दूर से काइंड ऑफ एनालिसिस कर लूँगा क्या हो रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ गए उनसे भी बात कर रहा हूँ, हर दिन बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी के सीनियर नेता जो यहाँ से है उनको भी बुलाया गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तेलुगु बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने के लिए। तो ये सारी चीज़ तो होने आई, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो ये होगा प्राइमरली नॉर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला में खास तौर आग से लग गई। आपका 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 खास तौर से इशारा है कि नॉर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें पूर्वांचल के लोग काफी रहते हैं, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ की सभाएं 15 सभाएं आयोजित करने का कार्यक्रम है। बिल्कुल आप सही दिशा में बात कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी सही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ आई मीन बड़ी ही संयम के साथ, बड़ी ही मृदु भाषा शैली में बात करते हैं, और वहीं आप देख रहे होंगे कि योगी की बिल्कुल भाषा अलग होती है। वो थोड़ा-सा फायर ब्रांड स्टाइल में हिंदुत्व के कट्टर एजेंडे को लेकर आगे चलते हैं। तो क्या लगता है कि अगर दोनों एक साथ चुनाव में उतर जाएँ तो एक इकट्ठा फायदा हो सकता है? दोनों को एक साथ क्यों नहीं आ जाना चाहिए? पार्टी तो एक है, विचार तो एक है, स्ट्रैटेजी तो एक है। नहीं, ये क्या है कि दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर सारे 70 में आप योगी जी और मोदी जी को घुमाएँगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। मोदी जी का इमेज अलग है, बिल्कुल अलग है। वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट्समैन है, वो हम जैसे कहते हैं ना गली में जाके गाली नहीं दे सकते हम, वो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसे काम। योगी जी की बात नहीं कर रहा, योगी जी करेंगे तो वो और एक लेवल पे डिबेट लेके आएँगे और राम मंदिर के ऊपर बात करेंगे, कुंभ मेला के बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे जब कुंभ मेला में आग लग गई थी तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन हो रहे थे। देखो लग गया कुंभ मेला, ध्वंस हो गया, कुंभ मेला खत्म हो गया। तो ये भी बात जो आगे आ रही है कि लोग ये कुंभ मेला जैसे फेस्टिवल को भी ये लोग एक तरफ से हिंदुओं के खिलाफ एक प्रचार कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं हम कि आई मीन अखिलेश पूछ रहे थे कि 4 करोड़ किधर आए? कुछ नहीं आए, बस खाली चल रहा है, ट्रेन खाली चल रही है। 4 करोड़ लोग किधर आए? लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हर दिन वीडियो में इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं। ठीक है, 4 ना हो, 3 हो, कुछ भी हो, 40 करोड़ लोग नहीं आए, 30 करोड़ तो आएँगे। गए सो जब 24 करोड़ लोग आए थे अर्ध कुंभ स्नान जब हुआ था, कुंभ मेला हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ चलते हैं, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि केजरीवाल का टैक्टिक देखिए आप। केजरीवाल क्या कैंपेन कर रहे हैं अभी। केजरीवाल भी वही लेवल पे उतर के आ रहे हैं, वो पता है कि जो जो फेंस सिटर्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में, जो ना इधर जाएँगे या उधर जाएँगे, जैसे कहते हैं ना वो जो कंपाउंड वॉल के ऊपर स्विंग बैठे वोटर। बिल्ली। हाँ, जो बिल्ली होती है जो कंपाउंड वॉल के ऊपर बैठी रहती है, पता नहीं वो बिल्ली इधर कूदेगी या उधर कूदेगी। ये सॉर्ट ऑफ अ बिल्ली स्विंग वोटर, सॉर्ट ऑफ अ स्विंग स्विंग वोटर, वोटर्स। वो जो होते हैं 10% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। वो लोग लास्ट मिनट में आइदर वोट नहीं करेंगे या करेंगे तो फिर एक ही पार्टी को जाके वोट करेंगे। क्योंकि जो बीजेपी के पास 30 से 32 से 34% वोट शेयर जो बीजेपी के पास है वो कहीं नहीं गया। आप देखेंगे लास्ट 3 इलेक्शन में भी बीजेपी के पास वो है। लेकिन जो कांग्रेस के वोट थे वो होलसेल चला गया 2013 में, फिर 2015 में और 2020 में। 2013 में हम फिर भी हम थोड़ा ये कर सकते हैं, लेकिन 2015 और 2020 में बिल्कुल कांग्रेस का सफाया हो गया। अवनिंदर सिंह लवली लेकिन तो लेकिन बीजेपी से। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन लेकिन सुरेश जी, मैं ये आपसे ये समझना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने 20 रोज पहले बड़े धमाकेदार एंट्री ली दिल्ली के अंदर, और उन्होंने दिल्ली सरकार को आपदा सरकार बताया, और उन्होंने कहा केजरीवाल के मुंह माध्यम से वो दिल्ली पे छाए। साथ ही साथ उन्होंने वहां बहुत सारे फ्लैट्स की घोषणा करी और बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं नजर आए। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के चलते ये व्यवस्था व्यवस्था के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप हाई कमान है वो नहीं एंगेज हो पाया चुनाव में। जो लोकल यूनिट है वो पूरी तरह एंगेज है। तो इस डेफिसिट को क्या अब पूरा करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ के माध्यम से? बिलाल जी, जब इलेक्शन होता है, मैं तो बचपन से आई मीन जब जनता पार्टी के दिन थे, जब से मैं इलेक्शन को ट्रैक करता हूँ। जब तो मैं स्कूल में था, फिर कॉलेज में था, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते थे हैदराबाद में। जोरदार भाषण होता था। सी, इलेक्शन मैनेजमेंट का एक स्ट्रैटेजी होता है। हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, जब टीम फुटबॉल का पार्लेंस अगर आप ले जाए, वर्ल्ड कप में ब्राजील इनिशियल राउंड में बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब तक सेमीफाइनल आ जाता है ब्राजील की हवा निकल जाती है।
वो सेमीफाइनल में हार जाते हैं या क्वार्टर फाइनल में हार जाते हैं कभी-कभी। तो पीकिंग एट द राइट टाइम कहते हैं उसको अंग्रेजी में। दैट इज़ आप बहुत जल्दी भी ना आ जाए कि लोग आपको भूल जाएँ। मोदी जी जब भी आना चाहिए कि इलेक्शन जब 5 तारीख को है, तो मोदी जी एक रिपब्लिक डे के बाद अगर उतरेंगे, तो डेफिनिटली वो एक 8 या 10 दिन, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा एरिया नहीं है ना, आपको पता है बिलाल जी। वहां तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वहीं जाएंगे मोदी जी। उसके जो अगर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो उसमें 10 असेंबली सेगमेंट होंगे, एक रोड शो करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, बस। ये नहीं कि वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में एड्रेस नहीं कर रहे रैलीज। तो मोदी जी को भी पता है उनको कब यूज करना है। आई मीन आपको मानना पड़ेगा, ये कोई भी हो, अभी इवन बीजेपी के खिलाफ जो लिखते हैं पत्रकार, उनको भी पता है कि बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है वो बहुत तगड़ा है। उनको पता है किसको कहाँ कब वो यूज करना है। अगर आपने मोदी जी को हरियाणा में कब देखा था? कुछ देखा था आपने? एक या दो रैली एड्रेस कर चुके हैं बस हरियाणा में, उसके बाद मोदी जी गए नहीं। लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो ग्राउंड लेवल पे थे, जो स्वयं सेवक थे, जो आरएसएस से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो काम कर रहे थे, उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोदी जी एक कॉस्मेटिक एलिमेंट है, वो आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, वो एड्रेस करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसके लेकिन आगे आप अक्सर ये कहते हैं कि केजरीवाल बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन है, और और आप अक्सर ये भी कहते हैं कि केजरीवाल बहुत तेज राजनीति करते हैं और राजनीति के नब्ज को समझते हैं। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो या कहिए कि घोषणा पत्र, संकल्प पत्र दो दिया और उसमें बड़े बड़े वादे किए, उन वादों को भारत आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पहले संकल्प पत्र से एक प्रेस वार्ता करके कंपेयर कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं हम शिक्षा को, फ्री शिक्षा, फ्री बीस खत्म करेंगे। तो ये द्वंद जो पैदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की लाइन से केजरीवाल ने जो पैदा किया है, इस पर आपको क्या कहना है? सी ये जो इम्पैक्ट रहता है, ये एक सेगमेंट लोगों को इम्पैक्ट होता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की जब बात कर रहे हैं केजरीवाल, तो हमको पता है कि दिल्ली के जो शिक्षा विभाग है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे और सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल क्या है। सी अगर आप करोड़ों रुपए प्रेस पे देंगे, जैसे मान कर अपना पंजाब में चल रहा है आप गवर्नमेंट, यहाँ आ रहा है उनका एड, यहाँ के टेलीविजन चैनल में आ रहा है लोकल हैदराबाद में। अरे क्या कर रहे हैं आप? करोड़ों रुपए खर्च करके हम बस दे रहे हैं, हम लड़कियों को फ्री दे रहे हैं, हम लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, हम लैपटॉप दे रहे हैं किसी को। आप यहाँ क्यों पब्लिसिटी दे रहे हैं? आपको पता है कि आपका वोटर यहाँ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि मीडिया में, भाई हम आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, आपको 10 करोड़ दे रहे हैं, अब आप हमारे खिलाफ कुछ मत बोले। आपको याद होगा दिल्ली में जब अक्सर आता रहता था जो केजरीवाल के जो फर्स्ट टर्म था, और उसके बाद कभी रेडियो कुछ भी ऑन कर दिए, एफएम आते हैं, बोलते मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। लोग तंग आ चुके थे कि लोग उनको देख ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम करने की कोशिश में लोग लग जाते थे, जैसे केजरीवाल आ गया। हाँ, लेकिन तो अभी वो नहीं है। वही तो मेरा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फ्री बीस को लेकर केजरीवाल पर अटैक कर रही है, तो फिर खुद क्यों इतने बड़े-बड़े प्रलोभन दे रही है? इसी पे तो सवाल खड़ा हो रहा है, इसी वो पे तो भ्रम पैदा हो रहा है। वो तो बराबर ही है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं अंग्रेजी में, कि अगर वो कर रहे हैं, उनको पता है कि दिल्ली के जो 10 या 12% लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर कहा जाता है उनको, जो जिनको कि ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और फ्री बस राइड उनको चाहिए, वो लोगों का वोट अगर लेना है, और हमने देखा था, ये मध्य प्रदेश में देखा था और ज्यादातर महाराष्ट्र में भी देखा था कि इसमें भी एक सेगमेंट होता है, ये नहीं कि नहीं होता है। क्यों छोड़े उस सेगमेंट को? हाँ, मोदी जी ने रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात किया था, बराबर किया था। लेकिन ये कभी-कभी ये हो जाता है कि अगर आपके पास बजट है, ये महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में उनका जो फ्रीबीज़ है, टोटल फ्रीबीज़ है, वो उनके स्टेट जीएसडीपी के 17% है बस। लेकिन ऐसे कैसे स्टेट दिल्ली है जो कंगाल हो गया बिल्कुल। सो वो नहीं होना चाहिए। आपको अगर बजट है, आपके पास पैसा है, तो आप खर्च कीजिए, कोई फ़र्ज़। लेकिन आप जब बेंगलुरु में देख रहे हैं, जो कर्नाटक में देख रहे हैं, मेट्रो के रेट बढ़ा दिए, बस के रेट बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए, क्योंकि एक सेगमेंट को आप फ्री दे रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास ही वेलफेयर स्टेट, इवन यूके वेलफेयर स्टेट है, आप बिलाल जी आपको मालूम है, सब कुछ फ्री है। अगर काम भी नहीं करेंगे तो घर पे बैठेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो आप कंपेयर करते जाएँगे तो बोलेंगे ठीक है यार, वो जब यूके में कर रहे हैं, वो भी अच्छे-अच्छे खास काम करने का जो लायक है, वो उनको पैसा दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिला घर पे बैठी रहती है, उनको क्यों नहीं दे? और कभी भी कहते हैं ना, द होम मेकर, हम कहते हैं होम मेकर्स, उनका भी एक वैल्यू होता है, उनका भी एक एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है हर फैमिली के इस पे।
तो अगर उनको ₹2000 मिल रहा है, मैं मिडल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर मिडल क्लास की बात कर रहा हूँ और उनसे भी जो नीचे क्लास है उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए ₹2000 बड़े होते हैं। अगर वो महिला 2 महिलाएँ घर में माँ है और बेटी है या ऐसा कुछ हो, तो ₹4000 हो गए। तो उन कल के दिन वो अगर उनके पतिदेव के सामने उनका हाथ जो ये करने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं है। उनको पैसा मिल जाता है, बाहर जाना है, कहीं घूम के आना है, को पानी पूरी खाने जाना है, तो कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को मुझे कुछ पैसा दीजिए। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इसमें एक बात ये है बिलाल जी वो पैसा खर्च भी करते हैं। इकोनॉमी में वापस जाता है वो पैसा। अगर वो कोई खरीदते साबुन भी खरीदते हैं तो जीएसटी लग जाती है, जीएसटी बढ़ जाती है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, वो सिस्टम में वापस ये नहीं कि वो जाके सोना खरीद रहे हैं। ₹2000 से कोई सोना नहीं खरीदता। वो खर्च करते हैं, तो खर्च करते हैं तो हर चीज़ गवर्नमेंट को वापस मिलता है उसमें से। 10 या 12% 18% तक गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है। ये बात है कि आप कंज़म्पशन बढ़ा देंगे। कहते हैं ना कभी-कभी जब टैक्स के कैलकुलेशन आता है, गिव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर तो कि खर्च करा है, वो टीवी खरीदेगा जाके, कार खरीदेगा जाके, स्कूटर खरीदेगा। ये सी रेवड़ी कल्चर, फ्रीबी कल्चर वह भी नहीं करना चाहिए जब आपके पास पैसा नहीं हो। मुझे पता नहीं बीजेपी दिल्ली यूनिट ने ये कैलकुलेट किया कि इसका खर्च कितना होगा अगर वो जीत के आएँगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या या वो फिर बस के किराए बढ़ा देंगे, पानी के रेट बढ़ा देंगे, करंट का रेट बढ़ा देंगे। ये होता है कि जो पे कर रहा है वही पे करेगा, जो पैसा नहीं दे रहा है वो बिल्कुल नहीं देगा। ये नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास बजट है, तो आप इस तरह की सुविधाएँ जनता को दे सकते हैं। महाराष्ट्र के आपने उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ टोटल फ्रीबीज़ महाराष्ट्र के टोटल बजट का 17% है, लेकिन दिल्ली के अंदर बजट पर भार है, फिस्कल डेफ़िसिट बढ़ रहा है। लेकिन अंत में आपका क्या एनालिसिस है, दिल्ली में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? योगी और मोदी का अंतिम योगदान इस दिल्ली चुनाव में किस तरह हो सकता है? और आपका ये भी कहना है कि ये चुनाव ध्रुवीकरण के पैटर्न पे जाता हुआ दिख रहा मैं कभी भी इलेक्शन एनालिसिस जब करता हूँ बिलाल जी, एक ही देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैनिक कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा गाली कौन दे रहा है। वो बंदा जिसको टेंशन हो रहा है कि वो हार रहा है। ठीक है, जो जीत रहा है वो चुपचाप बैठ के जीतेगा। आप महाराष्ट्र के एग्ज़ाम्पल भी लीजिए, हरियाणा लीजिए, महाराष्ट्र से अच्छा एग्ज़ाम्पल हरियाणा का है। हरियाणा में ये हो गया था कि हुड्डा जी बन गए मुख्यमंत्री, और कुछ है ही नहीं। बैंड बाजा लगा दिए, लड्डू बीट रहे थे, सब कुछ हो गया सुबह साढ़े 6 7 बजे तक। लेकिन हुआ क्या? जो साइलेंट है, जो जो स्विंग फैक्टर जब हुआ था हरियाणा में, कोई नहीं देखा था, कोई पत्रकार, मैं बोल रहा हूँ देश में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये होने वाला है। तो यही चीज़ होता है दिल्ली में भी कि जो परेशान हो रहा है, जो पैनिक हो रहा है, जो एलिगेशंस करता है, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो बोलता है कि वो चोर है, ये चोर है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, भ्रष्टाचार है। ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं आप एनालिसिस कीजिए, उनके माइंड का ये है कि मैं हार रहा हूँ। मैं अगर एलिगेशंस कर रहा हूँ, मैं किसी का इल्ज़ाम लगाऊँगा तो मुझे उससे वोट मिलेगा। ये बात है। है। तो कुल मिलाकर शरद कुटिल जी ने अपनी बहुत खूबसूरती से इनडायरेक्टली एक बात साफ कर दी है कि दिल्ली में कौन हार रहा है और कौन जीतने वाला है। इशारा केजरीवाल की तरफ है। ये बात ठीक है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका संकेत नहीं किया, लेकिन बातों-बातों में अपनी बात को बहुत सफाई से रख दिया। उनका ये भी मानना है कि दिल्ली का चुनाव योगी आदित्यनाथ के आने से ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री सभी सभी के ज़ख्मों पर मरहम लगाते रहेंगे। सुरेश जी आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ